गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी प्यारे बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। और सोलर सिस्टम हमने कल की क्लास में शुरू किया था, आज उस सोलर सिस्टम को हम कंप्लीट करेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, फटाफट बता दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम, नमस्कार। बच्चों कल हमने सोलर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि सोलर सिस्टम में वर्तमान में 8 प्लेनेट हैं, 8 ग्रह हैं, जिनमें से सूर्य के नजदीक सबसे 4 जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम इनर प्लेनेट बोलते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इंग्लिश में बोलेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बच्चों इनको हम आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। बच्चों प्लूटो पहले ग्रह होता था, लेकिन 2006 में इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकालकर बच्चों बोने ग्रहों में इसको शामिल कर दिया गया और इसका नया नाम रख दिया गया है 134340, 134 340। मंगल और बृहस्पति, बच्चों मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। सूर्य के बारे में हम बहुत सारी बातें कवर कर चुके थे। इसकी रोटेशनल डायरेक्शन हम जान चुके थे कि पूर्व से पश्चिम, मेरे दोस्त, इसकी क्या है, रोटेशनल डायरेक्शन है, ठीक है। हम बात करते हैं अब सबसे पहले ग्रह बुध के बारे में पढ़ना। बच्चों ग्रह की गति के बारे में किसने बताया है, ग्रहों के बारे में। और ग्रह क्या होगा, ग्रह का मतलब, प्लेनेट का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो सबसे पहले बड़े आकाशीय पिंड हैं, उन्हीं को हम प्लेनेट बोल रहे हैं, यहाँ ग्रह बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसने दिया है। तो बेटा ग्रहों की गति का जो नियम दिया वो दिया है केपलर ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लिया जाता है इस साइंटिस्ट का नाम कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहां पर मरकरी यानी बुध की। मरकरी यानी कि बुध की। तो बच्चों देखने से ही पता लग जाता है कि बुध जो है ना, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो सबसे पहला ही पॉइंट बड़ा आसान सा है कि एक तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक बच्चों ये क्या होगा, आपका प्लेनेट होगा, ग्रह होगा। साथ के साथ आकार में सबसे छोटा ग्रह है। आकार में सबसे छोटा ग्रह है। बच्चों आकार छोटा है तो इसका मास यानी कि द्रव्यमान भी क्या है, सबसे कम है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, सबसे कम द्रव्यमान यानी कि मास। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह भी कौन सा है आपका, बच्चों बुध है, मरकरी है, ठीक है ना। बच्चों बुध ग्रह का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना, मैग्नेटिक फील्ड का पाया जाना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुध ग्रह का एक मुख्य गुण, या बच्चों इंग्लिश में बोल सकते हैं मेन करेक्टरिस्टिक। तो इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक होगी, मुख्य गुण होगा, वो क्या होगा, चुंबकीय अक्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का पाया जाना। चुंबकीय अक्षेत्र का पाया जाना बच्चों बुध ग्रह का मुख्य गुण है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि बुध जो है, इसकी जो रोटेशनल डायरेक्शन होगी, यानी कि घूर्णन जो दिशा होगी,
अपने अक्ष पर बच्चों घूमने की जो दिशा होगी वो होगी इसकी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, या हम बोल सकते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता है, ठीक है ना। तो जैसे अपने घड़ी की सुई घूमती है घर में, वो पूर्व से पश्चिम घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व घूमेगा, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल देंगे, है ना। घड़ी की सुई के विपरीत मेरे दोस्त इसकी दिशा है, पश्चिम से पूर्व ये घूमता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है बच्चों, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा बुध का कोई भी उपग्रह नहीं, कारण क्या है, तो आप बोलेंगे कि कारण है ये सूर्य के सबसे नजदीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक होने के चलते कोई भी आकाशीय पिंड जो बुध के चारों ओर चक्कर काटना चाहेगा बच्चों, सूर्य उसको अपनी ओर खींच के क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक जो दो ग्रह होंगे, जिसमें एक मरकरी है, एक विनस है, एक बुध है, एक शुक्र है, ये सूर्य के सबसे नजदीक होने के चलते बच्चों इन दोनों ग्रह के चारों ओर कोई भी आकाशीय पिंड जो इनका उपग्रह बनने की कोशिश करेगा, जो इनके चारों ओर चक्कर काटने की कोशिश करेगा बच्चों, वो चक्कर काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि सूर्य के नजदीक होने के चलते सूर्य का ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचकर उस आकाशीय पिंड को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो यही कारण है कि बुध और शुक्र का मेरे दोस्त कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बाकी जो 6 हमारे प्लेनेट होंगे बुध शुक्र को छोड़कर, उन सभी के क्या होंगे बच्चों, सैटेलाइट होंगे, उपग्रह होंगे, उनके चारों ओर चक्कर काटने वाले होंगे, लेकिन बुध और शुक्र के चारों ओर चक्कर काटने वाला कोई भी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, सूर्य के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बच्चों, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका कोई भी, आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, उपग्रह नहीं है। आपको ध्यान रखना है इसका दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा। तो आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर वाला ग्रह, तो इसका दैनिक तापांतर बेटा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। दैनिक तापांतर का मतलब है दिन और रात के तापमान में अंतर, उसी को हम क्या बोलेंगे, दैनिक तापांतर बोलेंगे। दिन और रात के टेम्परेचर में जो अंतर होगा, ठीक है बेटा। हम बात करें तो यहां दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है, बर्फीली रातें होती है यहाँ। तो रात का तापमान होता है बच्चों -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिन और तापमान में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो 427 में माइनस करोगे, डिफरेंस करना है तो माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो ऑलरेडी मेरे दोस्त यहाँ -173 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 427 में 173 ऐड करोगे तो बच्चों यहाँ पर दैनिक तापांतर कितना बनेगा, 600 डिग्री सेल्सियस बनेगा, जो सभी ग्रह के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा है। दिन और रात के टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं दैनिक तापांतर। क्या बोलते हैं, दैनिक तापांतर हम बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई, बताएगा एक बार, फटाफट बताएगा भाई। बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे जो मरकरी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका घूर्णन काल कितना होता है, घूर्णन काल, इस घूर्णन काल को हम बोलते हैं परिभ्रमण काल।
इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशनल। क्या बोलेंगे इसे हम? रोटेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोटेशनल बोलेंगे, ठीक है ना? याद रखोगे आप बच्चों? घूर्णन से क्या होगा, रोटेशन से क्या बनता है, यहां पर याद रखना है आपको। रोटेशन से जब पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जब एक चक्कर पूरा करती है तो उसी को हम घूर्णन बोलते हैं। और पृथ्वी का अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करना मेरे दोस्त क्या कहलाता है? दिन। तो याद रखना है मेरे दोस्त कि रोटेशन से क्या बनेगा? दिन बनेगा। क्या बनेगा? दिन। घूर्णन से क्या बनेगा? दिन बनेगा, ठीक है? तो घूर्णन काल का मतलब है कि यहां पर एक दिन किसके इज इक्वल टू होगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि एक दिन यहां किसके इज इक्वल टू होगा, तो आप बोलेंगे 57 दिन, ठीक है? 57 दिन यदि ऑप्शन में ना हो तो मेरे दोस्त कई जगह आपको 88 दिन भी लिखा हुआ नजर आएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब यहां क्या हुआ कि भाई 57 दिन जब हम बुध के ऊपर गुजारेंगे तो वो धरती के एक दिन के बराबर माना जाएगा। किसके बराबर माना जाएगा? धरती के एक दिन के बराबर माना जाएगा। तो इसको बोलते हैं घूर्णन काल। बच्चों हम बात करेंगे रिवॉल्यूशनल टाइम पीरियड। रिवॉल्यूशनल यानी कि परिक्रमण। और परिक्रमा करने से बच्चों बनते हैं वर्ष। किसी भी आकाशीय पिंड का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं, रिवॉल्यूशनल बोलते हैं, ठीक है? सूर्य के चारों ओर किसी भी आकाशीय पिंड का एक चक्कर पूरा कर लेना। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड के अंदर। तो वो हमारी पृथ्वी का कौन सा टाइम पीरियड हो जाएगा? रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड हो जाएगा। उसको हम परिक्रमण बोलते हैं। जैसे मैं आप दोनों को ये दोनों के दोनों शब्द बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूं। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? परिक्रमा का मतलब होता है फेरी लगाना। बोला जाता है ना कि भाई अब की बार तुम दिल्ली पुलिस में पक्का लग जाओगे, तुम अयोध्या मंदिर की क्या करके आओ? परिक्रमा करके आओ। ऐसा बोला जाता है ना बच्चों की, आप उस मंदिर की परिक्रमा करके आओ। परिक्रमा का मतलब फेरी लगाना होता है। और फेरी या परिक्रमा किसकी की करेंगे हम? किसी दूसरी चीज की। तो वो दूसरी चीज क्या होगी? सेंटर में। और हम उसके चारों ओर क्या करेंगे? परिक्रमा करेंगे। तो मेरे दोस्त जब हम किसी दूसरी चीज के चारों ओर घूमते हैं उसे बोलते हैं परिक्रमा। और यहां पर बुध किसके चारों ओर घूमेगा? सूर्य के चारों ओर। और जब सूर्य के चारों ओर घूम के एक चक्कर पूरा करेगा तो उसे हम बुध का क्या बोल देंगे? रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड बोल देंगे, परिक्रमण काल बोल देंगे, ठीक है? यहां आ जाइएगा परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब भ्रमण। मैं आपसे बोलूं कि भाई रंगा साहब, ज्योति गौड़, सोनू, आप लोग भ्रमण करके आओ, तो आपकी जगह कोई और थोड़ी भ्रमण करने जाएगा, आप खुद ही तो जाओगे। और खुद का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, खुद का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण। तो परिभ्रमण से बनेगा दिन और परिक्रमा से बनेगा वर्ष। तो बच्चों परिभ्रमण काल 57 दिन और यहां पर परिक्रमण काल जो है ना वो 88 दिन है। कितना है? 88 दिन, ठीक है? 88 दिन का मतलब लगभग हम 90 दिन मान लेते हैं। 90 दिन का मतलब बच्चों पृथ्वी के 3 महीने। और पृथ्वी के 3 महीने बच्चों यहां पर 1 साल के बराबर है। कहने का मतलब कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारा जन्मदिन आता है 365 दिन के अंदर, ठीक है? लेकिन यदि बुध के ऊपर मेरे दोस्त तुम रहना शुरू कर दो तो तुम्हारा जन्मदिन आ जाएगा 88 दिन के बाद। मतलब हर 3 महीने बाद अपने केक कटेंगे मेरे दोस्त। हर 3 महीने बाद हम बर्थडे सेलिब्रेट किया करेंगे। हर 3 महीने हम जम के पार्टी किया करेंगे, क्योंकि बर्थडे की तो पार्टी एक अलग ही पार्टी होती है। तो मेरे दोस्त एक ऐसा ग्रह जहां पर सबसे छोटा वर्ष है वो आपका बुध होगा। तो हम बोलेंगे सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह। सौरमंडल का सबसे कम यानी कि जहां सबसे छोटा वर्ष होगा, सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह। बात समझ में आई? एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। तो है ना मजे? यदि बुध के ऊपर हम रहना शुरू कर दे तो मजे ही मजे हैं बच्चों। लेकिन वहां रहा नहीं जाएगा। है ना बच्चों?
वरुण की खोज कब हुई थी? वरुण की खोज भी करेंगे बेटा, वरुण तक पहुंचने तो दो तुम। 1846 के अंदर जॉन गाले नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने इसकी खोज की थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे करेंगे, चलेगा। मरकरी के बाद बच्चों हम दूसरा ग्रह पढ़ते हैं, विनस। हेडिंग डालिएगा फटाफट। विनस यानी कि शुक्र। आपको पता होना चाहिए विनस शुक्र के बारे में पहला पॉइंट कि बच्चों ये सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, शुक्र। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। बच्चों हम बात करें तो ये जो शुक्र ग्रह है ना, ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बेटा ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सर जी नजदीक तो मरकरी है, बुध है, तो गर्म तो बुध होना चाहिए। तो सर ये सबसे गर्म ग्रह क्यों है? बच्चों ये सबसे गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा वो ग्रह है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और CO2 गैस मेरे दोस्त टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिकता के कारण ये आपका सबसे गर्म ग्रह है। बच्चों सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, और गर्म बुध है, टेम्परेचर 427 डिग्री है, लेकिन यहां पर रात क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है रात? क्योंकि बुध का कोई भी वायुमंडल नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो वो टेम्परेचर बनाए नहीं रखता बुध। तो यहां पर यह भी याद रख लीजिएगा कि बुध का कोई वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह के ऊपर आपको कोई भी एटमॉस्फेयर वायुमंडल देखने को नहीं मिलेगा। बुध का कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहां पर टेम्परेचर बना नहीं रहता। टेम्परेचर ज्यादा जरूर होता है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन रात यहां बहुत ठंडी हो जाती है बच्चों। टेम्परेचर वो बनाए नहीं रखता। यहां पर CO2 गैस है, CO2 गैस होने के चलते सूर्य से आने वाली गर्मी बच्चों यहां आती तो है, लेकिन वापिस से CO2 गैस जाने नहीं देती, जिसके कारण शुक्र ग्रह के ऊपर लगातार टेम्परेचर बना रहता है, और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। बच्चों हम बात करें तो इसका जो आकार है, साइज जो है, साथ के साथ है मास जो है, द्रव्यमान, और डेंसिटी यानी कि घनत्व। आकार, द्रव्यमान, घनत्व बच्चों लगभग पृथ्वी के समान है। लगभग पृथ्वी के समान है बच्चों। और आकार, द्रव्यमान, घनत्व लगभग पृथ्वी के समान होने के चलते हम इसको बोल देते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन बोल देंगे, ठीक है। धरती हमारी माँ है, और मेरे दोस्त शुक्र माँ की बहन यानी कि हमारी मौसी है, तो इसको हम पृथ्वी की क्या बोल देंगे? जुड़वा बहन बोल देंगे, ठीक है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह जो है ना, इसकी रोटेशनल जो डायरेक्शन है, घूर्णन जो दिशा है, वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे सूर्य घूमता है, और सूर्य कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम। तो मेरे दोस्त ये भी पूर्व से पश्चिम अपने अक्ष के ऊपर घूमता रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, पूर्व से पश्चिम। और पूर्व से पश्चिम बच्चों ये घूमता है, तो ये सूर्य, यहां पर जो सूर्य है मेरे दोस्त, वो निकलने से पहले ही दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, और छिपने के बाद भी यहां पर सूर्य
दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्य की तरह ही घूमने का काम करता है। ठीक है, और इसी कारण मेरे दोस्त इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्निंग स्टार, यानी कि सूर्य निकलने से पहले ही ये दिखना स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं भोर का तारा। साथ के साथ बच्चों इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। यानी कि सांझ का तारा। तो आपसे पूछ ले कि भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है भोर का तारा, सांझ का तारा हम विनस को बोलते हैं, शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे गर्म ग्रह है, जिसके कारण इसको हम सबसे चमकीला ग्रह भी बोल देते हैं। इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह के साथ साथ इसको हम सौंदर्य का देवता भी बोल देते हैं। सबसे चमकीला ग्रह और सौंदर्य का देवता भी आपका कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और बेटा शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये भी सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सूर्य का जो ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके चारों ओर चक्कर काटने वाले आकाशीय पिंड को अपनी ओर खींच के क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे हमारे दो ग्रह हैं जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं होगा। बुध ऐसे नहीं घूमता है बेटा, बुध अपोजिट घूमता है। ठीक है, मतलब सूर्य के अपोजिट। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व, ऐसे ही बच्चों बुध घूमता है। लेकिन शुक्र जो है ना, वो हमारी पृथ्वी के विपरीत घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अब यहां से एक और मजे की बात बताता हूं बच्चों, यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो यहां पर सूर्योदय जो होगा, सनराइज, जैसे हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है बच्चों? पूर्व में। तो बेटा यहां सूर्य निकलेगा कौन सी दिशा में? पश्चिम में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा प्लेनेट कौन सा है जहां सूर्योदय बच्चों पश्चिम दिशा में निकलता है, तो ऐसे हमारे पास दो प्लेनेट होंगे। एक होगा शुक्र और एक होगा यूरेनस, जिसको हम बोलेंगे अरुण। क्या बोलेंगे? अरुण बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों, हम बात करेंगे सूर्यास्त। सूर्य जो छिपेगा वो कौन सी दिशा में? पृथ्वी के ऊपर पश्चिम दिशा में छिपता है, तो यहां अपोजिट डायरेक्शन में छिपेगा, मतलब पूर्व में छिपेगा। ठीक है, तो ऐसे दो ही ग्रह हैं जो बाकी से क्या होंगे? थोड़े से अलग होंगे, एक विनस और एक यूरेनस, एक विनस और एक यूरेनस। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चों यहां शुक्र ग्रह का जो रोटेशनल टाइम पीरियड होगा और रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। ठीक है, एक साइड में लिख रहा हूं घूर्णन, और एक साइड में लिख रहा हूं परिक्रमण। ठीक है बच्चों, घूर्णन से क्या बनेगा? दिन बनेगा, तो ऐसे समझ लीजिएगा। और परिक्रमा करने से वर्ष बनेगा, तो ऐसे समझ लीजिएगा। इंग्लिश में इसको रिवोल्यूशनल बोलेंगे, इसको रोटेशनल बोलेंगे। तो हम बात करेंगे बच्चों, इसका जो घूर्णन काल है वो तुम चौंक जाओगे बच्चों, 243 दिन है। कहने का मतलब है कि 243 दिन जब हम पृथ्वी के ऊपर गुजारेंगे बच्चों, वो 243 दिन शुक्र ग्रह के ऊपर एक दिन के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? एक दिन के बराबर। यहां पर जो 243 दिन है, इसका मतलब क्या होगा कि बच्चों हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, तो हर चीज का कंपैरिजन हम पृथ्वी से करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर जो 243 दिन आप गुजारोगे बच्चों, वो शुक्र ग्रह के ऊपर एक दिन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक दिन। मान के चलिएगा 243 दिन तुमने चैन की सांस ली पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, और बच्चों हम जाके शुक्र पे बोले कि भाई चैन की सांस लेनी है, तो वो एक दिन चैन की सांस आएगी, क्योंकि बच्चों शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है,
और परिक्रमण काल का मैं जिक्र करूं तो यहां पर 225 दिन। है ना मजे की बात? सर जी ये तो और भी मजे की बात आपने बता दी। बच्चों यहां पर दिन बड़ा है साल से, ठीक है, यहां पर दिन बड़ा है साल से, और ये सौर मंडल का ही सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे ज्यादा घूर्णन काल, आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा घूर्णन काल कौन से ग्रह का है, तो आप बोलेंगे वो शुक्र ग्रह का है। सबसे बड़ा दिन कौन से ग्रह के ऊपर होता है? शुक्र ग्रह के ऊपर होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जहां वर्ष छोटा है और दिन बड़ा है? बच्चों वो विनस है, शुक्र है। सर कल 1 बजे क्लास, कल आपकी 1 बजे कोई क्लास नहीं है क्या? है बच्चों, कल आपकी 1 बजे कोई क्लास नहीं है? तो कल हम 2 क्लास कर लेंगे, 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे फिर इसको। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। शुक्र के बाद बच्चों हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट मार्स की, मंगल का हम जिक्र करेंगे। ठीक है ना? तीसरे नंबर पे आ जाओ तुम। पृथ्वी को हम सबसे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये जो छोटे छोटे प्लेनेट हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। मार्स यानी कि मंगल। बच्चों सबसे छोटा कौन है? बुध। लेकिन बुध से बड़ा और दूसरा सबसे छोटा कौन होगा? मार्स होगा, मंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है ये। दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो मंगल को हम कौन सा ग्रह बोलते हैं? रेड प्लेनेट बोलते हैं, लाल ग्रह। ठीक है, मंगल को हम लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। यहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, तो मंगल ग्रह के ऊपर आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसे हम रेड प्लेनेट, लाल ग्रह की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो मंगल के 2 सैटेलाइट हैं, 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। एक का नाम फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ठीक है बच्चों, ये जो डीमोस हमने पढ़ा, ये डीमोस आपका सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होगा। जितने भी सैटेलाइट सौरमंडल के अंदर है, ग्रह के चारों ओर चक्कर काटने वाले आकाशीय पिंड हैं, उनमें सबसे छोटा कौन सा है? डीमोस। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, उपग्रह को हम इंग्लिश में सैटेलाइट बोलेंगे, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इसे बोल देंगे। ठीक है ना बच्चों, हम बात करें सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो भी कहाँ है? मंगल ग्रह के ऊपर है। माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है बच्चों। तो सौरमंडल का सर्वोच्च पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम, और उस पर्वत का नाम है बेटा निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। और ये जो निक्स ओलंपिया नाम का माउंटेन है बच्चों, ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, तो ये सौरमंडल का ही सबसे ऊंचा माउंटेन हो जाएगा, निक्स ओलंपिया। बच्चों हम बात करेंगे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो भी मंगल ग्रह के ऊपर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ सोलर सिस्टम, बच्चों उसका नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो मंगल जो है ना, ये अपने अक्ष पे लगभग 24 डिग्री झुका हुआ है।
इसको हम एक्सियल टिल्ट बोलेंगे, अक्षीय झुकाव। बच्चों वो कितना है, 24 डिग्री। और हमारी पृथ्वी अपने एक्स पे कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो हमारी पृथ्वी से ये सिर्फ आधा डिग्री एक्स्ट्रा झुका हुआ है। इसलिए बच्चों हमारी पृथ्वी की तुलना में यहां पर जो दिन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो मंगल ग्रह का जो घूर्णन काल होगा, घूर्णन बोल सकते हैं इसको, हम दैनिक बोल सकते हैं इसको, हम परिभ्रमण बोल सकते हैं इसको, हम इंग्लिश में रोटेशनल बोल सकते हैं। बच्चों वो समय कितना होगा, वो समय होगा 24 घंटे 37 मिनट। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक दिन की अवधि होती है 24 घंटे की। यहां पर बच्चों 37 मिनट ज्यादा रहता है पृथ्वी की तुलना में दिन। तो बच्चों यहां पर पृथ्वी के जैसा ही सिनेरियो है। यदि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, एक दिन में जो काम अपने निपटाते हैं, तो ऐसे ही मंगल ग्रह के ऊपर तुम्हें ले जाके छोड़ दें तो तुम्हें लगेगा नहीं कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, क्योंकि दिन की अवधि लगभग वही है, ठीक है। और यही कारण है कि मंगल ग्रह के ऊपर जो साइंटिस्ट हैं वो जीवन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बाकी ग्रह के ऊपर तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। शुक्र ग्रह के ऊपर हम जाएंगे 243 दिन का बच्चों एक दिन माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक दिन। तुम 243 दिन जी तोड़ मेहनत करोगे और फिर बच्चों आपसे पूछा जाए शुक्र ग्रह के ऊपर कि आपने कितने दिन पढ़ाई की, तो तुम वहां 243 दिन नहीं बोल सकते हो, तुमने बोलना है कि मैं एक दिन पढ़ चुका हूं। कितने दिन पढ़ चुका हूं, एक दिन पढ़ चुका हूं, ठीक है ना। विकास वर्मा, अच्छा रीजनिंग की क्लास है 1 बजे, कोई ना बेटा फिर इसी टाइम ले लेंगे ना, टाइम सुन लो तुम। एक दो बच्चा बीच में आता है, पता नहीं क्या बोल के चला जाता है यार, ऐसा मत किया करो तुम। जब 1 बजे तुम्हारी क्लास है ना। हाँ तुम एक हरियाणवी टीचर के मजे मत लिया करो यार, ठीक है। मेरे को पता है तुम बहुत दूर दूर से बच्चे जुड़े हुए हो, तो थोड़ा सा रहम किया करो तुम मेरे ऊपर, है ना। तुम मजे लेने स्टार्ट कर देते हो। और बेटा जब एक हरियाणवी मजे लेना स्टार्ट करेगा ना फिर समस्या आ जाएगी, है। हाँ तो तुम मजे मत लिया करो यार मेरे। आगे आ जाओ, चलो कोई ना। घूर्णन काल, दैनिक काल, परिभ्रमण। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर किसकी, परिक्रमण काल की। इसको हम परिक्रमण बोल देंगे, इसको हम वार्षिक बोल देंगे, और इसको हम रिवोल्यूशनल बोल देंगे, ठीक है ना। और वो है 687 दिन। सर आपकी हिंदी अलग है, मेरी हिंदी आपको समझ में नहीं आती बच्चों, मेरी हिंदी अलग लगती है क्या आपको। यार मैं तो बहुत सुधार कर रहा हूँ अपनी हिंदी के ऊपर। तुम्हारे समझ में तो आती होगी ना मेरी बातें, या नहीं आती। पूरी की पूरी तुम ज्योग्राफी मेरे से पढ़ गए और लास्ट में ये बोल रहे हो कि सर आपकी हिंदी अलग है। तो इसका मतलब तुमने फिर दिल तोड़ने का ठेका ले लिया है हमारा, है। ऐसे दिल मत तोड़ो यार तुम लोग, सिलेबस कंप्लीट होने को है बेटा। अच्छा मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है। अब मेरे को ये भी नहीं पता तुम कौन से सेंस में बोल रहे हो है ना। अच्छा मेरी भाषा अच्छी है, चलिएगा भाई, थैंक यू। मंगल ग्रह में बच्चों इतनी सी बातें याद रखनी है। मंगल के बाद हम बात करेंगे जुपिटर की। ये लड़कियां जो आप लोगों ने स्कूटी के ऊपर देखा होगा, तो बच्चों ज्यादातर लड़कियां कौन सी स्कूटी चलाती हैं, जुपिटर। और जुपिटर स्कूटी के ऊपर बैठी हुई लड़की अपने आप में बृहस्पति है मेरे दोस्त, क्योंकि जुपिटर का मतलब है बृहस्पति। जब वो जुपिटर को पकड़ के दौड़ाती है सड़कों के ऊपर, तो इसका मतलब बृहस्पति ग्रह के ऊपर बैठी है वो। बच्चों देखते ही बड़े दूर आपको लग जाना है। यदि जुपिटर के ऊपर कोई लड़की बैठी आ रही है तेजी से, तो साइड में होते रहना, क्योंकि जुपिटर का मतलब बृहस्पति के ऊपर वो बैठी है ना। और जुपिटर का मतलब बृहस्पति होता है। बच्चों हम बात करेंगे सौर मंडल के अंदर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका जुपिटर ही है।
एक तो याद रखना है ये सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा बच्चों, आकार और द्रव्यमान यानी कि मास, आकार में यदि बड़ा है तो इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चों बृहस्पति को हम पीला ग्रह बोलते हैं, जुपिटर को हम कौन सा प्लेनेट बोलते हैं, पीला ग्रह। पीला ग्रह क्यों बोलते हैं पीला ग्रह, क्योंकि बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है बच्चों, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड। और इस गैनीमेड का जो रंग होता है ना वो पीला होता है। गैनीमेड का रंग कैसा है बेटा, पीला है। याद रखिएगा गैनीमेड का रंग कैसा है, पीला है। ठीक है, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा क्या होगा, सैटेलाइट होगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा ये क्या होगा, सैटेलाइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। बृहस्पति ग्रह के अंदर आपको एक बहुत बड़ा लाल रंग का धब्बा भी दिखाई देगा। बृहस्पति ग्रह में लाल रंग का बड़ा धब्बा, लाल रंग का बड़ा धब्बा मेरे दोस्त बनता है। और इस लाल रंग के बड़े धब्बे को हम बोलते हैं ग्रेट स्पॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि भाई ग्रेट स्पॉट जो है वो कौन से ग्रह पर है, तो आप बोलेंगे जुपिटर के ऊपर है, बृहस्पति के ऊपर है। जुपिटर के ऊपर है, बृहस्पति के ऊपर है। ठीक है ना, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो लाल ग्रह हम बोलते हैं किसको, सर मंगल ग्रह को। लेकिन लाल रंग का ग्रेट स्पॉट बच्चों वो कहां पर, आप बोलेंगे बृहस्पति के ऊपर। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो ये दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट आज के समय किसके हैं, शनि के हैं। ये दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह है। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चों इसका जो रोटेशनल टाइम पीरियड है, यानी कि घूर्णन काल, वो है 9.9 घंटे। मतलब यहां पर बेटा 10 घंटे में ही एक दिन हो जाएगा। तो सबसे छोटा दिन हम बोलेंगे सबसे कम घूर्णन काल। सबसे ज्यादा घूर्णन काल यानी सबसे बड़ा दिन कहाँ था, शुक्र पे। सबसे छोटा दिन बच्चों बृहस्पति पे। सबसे छोटा दिन है कहाँ पर, बृहस्पति के ऊपर। तो सबसे कम इसका घूर्णन काल है। हम बात करेंगे इसके रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड की, यानी कि परिक्रमण काल की। तो बेटा इसका परिक्रमण काल होगा आपका 12 वर्ष। यानी कि यहाँ पर 12 साल में एक बार हम बर्थडे मना पाएंगे बृहस्पति के ऊपर, यदि हमने रहना स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ तो मुश्किल से 5-6 साल ही जिया जाएगा पृथ्वी के साथ, यदि हम तुलना करें तो। क्योंकि 12 साल में एक बार बर्थडे आएगा, तो पूरी जिंदगी में मुश्किल से 6 या 7 ही बर्थडे मना पाएंगे। ठीक है, 7 बर्थडे का मतलब 84 साल। धरती के ऊपर 84 साल जिएंगे, तो बृहस्पति के ऊपर 7 साल ही जीना माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न यानी कि शनि की। बच्चों ध्यान रखना है कि ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा आपका ग्रह है।
बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। आपको यह भी ध्यान रखना है कि शनि जो है ये आसमान में पीले तारे के समान दिखाई पड़ने वाला ग्रह है। आसमान में पीले तारे के समान दिखाई पड़ने वाला ग्रह। ठीक है, तो पीले तारे के समान दिखाई पड़ने वाला ग्रह, पीला ग्रह किसे बोलते हैं बच्चों? जुपिटर को। लेकिन पीले तारे के समान दिखाई कौन देगा? शनि। ठीक है, बच्चों हम बात करेंगे इसके चारों ओर क्या है? रिंग है, वलय है। और शनि के चारों ओर रिंग होने के कारण वलय यानी कि रिंग, इसको हम सुंदर ग्रह भी बोलते हैं। तो इसके चारों ओर रिंग पाए जाने के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं? सौरमंडल का सुंदर ग्रह बोल देते हैं। ठीक है, घन तो इसका, डेंसिटी इसकी सबसे कम है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपका कौन सा होगा? शनि होगा। ठीक है, और इतना कम घनत्व है बच्चों कि यदि हम इसको पानी की सतह पे रख दें तो ये तैरने लगेगा, ये डूबेगा नहीं। पानी की सतह पर रखने पर तैरने लगेगा बच्चों, ये डूबेगा नहीं। तो इतना कम इसका क्या है? घनत्व है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह आज के समय बच्चों शनि है, सैटर्न है। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा होगा, आप बोलेंगे शनि होगा। कौन सा होगा? शनि होगा। ठीक है, बच्चों हम बात करेंगे तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। टाइटन। ठीक है, बच्चों शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। फोबे उपग्रह जो है ये शनि के विपरीत चक्कर लगाने का काम करता है। शनि के विपरीत दिशा में घूमता है। शनि घूमता है मेरे दोस्त पश्चिम से पूर्व, और फोबे नाम का उपग्रह घूमता है पूर्व से पश्चिम। तो शनि के विपरीत दिशा में घूमने वाला उपग्रह आपका कौन सा होगा? फोबे होगा। कौन सा होगा? फोबे होगा। ठीक है, शनि के बाद बच्चों हम बात करेंगे यूरेनस की। छठे नंबर पे यूरेनस यानी कि अरुण। यूरेनस यानी कि अरुण। यदि आपसे मेरे दोस्त पूछ ले आपसे कि आकार में तीसरा जो सबसे बड़ा है वो कौन है, तो वो आपका अरुण होगा। बृहस्पति शनि के बाद आकार में तीसरा सबसे बड़ा होगा अरुण ग्रह। आकार में तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, बच्चों हम बात करें तो इसकी जो खोज है वो विलियम हर्सेल के द्वारा की गई थी 1781 में। 1781 ईस्वी में विलियम हर्सेल ने मेरे दोस्त इसकी खोज करने का काम किया था।
विलियम हर्सेल ने मेरे दोस्त इसकी खोज करने का काम किया था। ठीक है। अरुण के यदि उपग्रह की संख्या का हम जिक्र करें तो अरुण के सैटेलाइट की संख्या है 27। और बच्चों इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? टाइटेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटेनिया। ठीक है। अरुण को बच्चों या यूरेनस को हरा ग्रह भी कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। हरा ग्रह भी इसे कहा जाता है। अरुण के बारे में और खास बात आपको बताऊं तो बच्चों इसकी जो घूर्णन दिशा होती है, रोटेशनल डायरेक्शन होती है, वो शुक्र की तरह ही होती है। जैसे शुक्र घूम रहा था क्लॉकवाइज, तो मेरे दोस्त सूर्य और शुक्र की तरह ये पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज ही घूमता है। ये पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज ही घूमता है। ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज ही घूमता है। बच्चों यदि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां पर भी सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। सूर्य यहां पश्चिम में ही निकलेगा। और सूर्यास्त जो होगा वो कौन सी दिशा में होगा बेटा? पूर्व दिशा में। सूर्यास्त कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। ठीक है ना? देवगुजर नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हर किसी का नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा सबसे कम ही आपसे पूछेगा। ठीक है। सबसे ज्यादा और सबसे कम ही बेटा आपसे पूछेगा। याद रखोगे? अब हम बात करेंगे नेपच्यून की। 7वें नंबर पे बात करेंगे नेपच्यून, यानी कि वरुण। ठीक है। बच्चों अरुण और वरुण इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? जुड़वा ग्रह बोलते हैं। पहले तो याद रख लेना क्योंकि दोनों के नाम मिलते जुलते हैं ना। तो अरुण व वरुण दोनों के दोनों आपके कैसे ग्रह कहलाएंगे बेटा? ये जुड़वा ग्रह कहलाएंगे। ठीक है। वरुण की जो खोज है वो 1846 में हुई। 1846, 1846। और वरुण की खोज 1846 में जॉन गाले के द्वारा बच्चों की गई थी। ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सबसे अधिक दूरी के ऊपर स्थित आपका कौन सा है? वरुण है बच्चों। तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित। अब ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे है तो मेरे दोस्त क्या होगा? ये सबसे ठंडा ग्रह होगा। यहां पर हमेशा ठंड ही पड़ती है बच्चों, गर्मी पड़ती ही नहीं है। तो ये सबसे ठंडा ग्रह सोलर सिस्टम का माना जाता है। ठीक है ना? तो सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। और वरुण के मेरे दोस्त उपग्रहों की संख्या है 14। वरुण के जो उपग्रह हैं वो कितनी है? 14, 14। ठीक है। कीजिएगा फटाफट नोट। अब हम बच्चों पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे, हमारी पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। और पृथ्वी के बारे में चर्चा करने के साथ ही बच्चों आपको 2-3 पॉइंट और मैं बताऊंगा और इस टॉपिक को आप कंप्लीट समझना। फटाफट कीजिएगा।
हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं रोहित भाई, जैसा आपने बोला है ऐसा भी हम बोल सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़े। हेडिंग डालिएगा बच्चों, अर्थ यानी कि पृथ्वी को हम पढ़ने वाले। अर्थ यानी कि पृथ्वी। बच्चों पृथ्वी के बारे में सबसे पहले आपको सौर मंडल में पता होना चाहिए कि ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है मेरे दोस्त। आपसे यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वी कौन से दो ग्रह के बीच में है, तो आप बोलेंगे कि शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। शुक्र व मंगल ग्रह के बीच स्थित। तो बच्चों शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है हमारी पृथ्वी सौर मंडल के अंदर। बच्चों हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होगा, तो पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है बच्चों शुक्र यानी कि विनस। ठीक है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, जिस पर मेरे दोस्त जीवन संभव है। जीवन संभव है तो हम पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी में जुटे हुए हैं, है ना बच्चों। जीवन संभव है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। और जीवन संभव है किस कारण, जल की उपस्थिति के कारण। जल की उपस्थिति के कारण। तो याद रखना है, जल की उपस्थिति के कारण मेरे दोस्त जीवन संभव है। और जल की उपस्थिति के कारण ही हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। यानी कि नीला ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। ठीक है बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो झुकी हुई है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अक्षीय झुकाव बोल देंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पे, इसको हम अक्षीय झुकाव बोल देंगे, एक्सियल टिल्ट बोल देंगे। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि पृथ्वी अपनी कक्षा के सापेक्ष कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो बच्चों पृथ्वी अपनी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। 66.5 डिग्री, इसको हम बोलेंगे कक्षीय झुकाव। या हम इंग्लिश में बोल देंगे बेटा ऑर्बिटल टिल्ट। क्या बोल देंगे, ऑर्बिटल टिल्ट बोल देंगे, कक्षीय झुकाव।
ठीक है ना। तो 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है, 66.5 डिग्री कक्षीय झुकाव है। जिस ऑर्बिट में पृथ्वी घूम रही है बच्चों, वो इसका झुकाव 66.5 डिग्री होगा। आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो कितना है। घूर्णन काल यानी कि रोटेशनल टाइम पीरियड। तो बच्चों आप बोलेंगे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, हम बात करेंगे इसका जो वार्षिक काल होगा, रिवॉल्यूशनल टाइम पीरियड होगा बच्चों, वो होगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है, तो एक साल की जो अवधि होगी वो ये होगी, और एक दिन की अवधि जो होगी वो ये होगी। ठीक है, अपने अक्ष पे घूमती है बच्चों 360 डिग्री, समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है बच्चों, हम बात करें कि पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी है। पृथ्वी की जो शेप है, आकृति है, वो कैसी है। तो आप बोलेंगे वो जियोड है। पृथ्वी की जो आकृति है बच्चों, शेप है, वो कैसी है, आपको बोलना है वो जियोड है। कैसी है शेप, जियोड है बच्चों। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं सेब के जैसी है। सेब की आकृति भी, नाशपाती की आकृति भी, संतरे की जैसी आकृति भी आपकी जियोड होती है। क्या होती है, जियोड होती है। बच्चों यदि हम इसे अपनी पृथ्वी मानते हैं, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं इक्वेटर डायमीटर। और वो है 12,756 किलोमीटर। तो पृथ्वी का इक्वेटर डायमीटर 12,756। और मेरे दोस्त ये है पृथ्वी का पोलर डायमीटर, जिसको हम बोल देंगे हिंदी में ध्रुवीय व्यास। वो है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। ठीक है, 12,714 किलोमीटर। बिल्कुल चलाते हैं भाई, क्यों नहीं चलाते। इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, सारी की सारी चीजें चलाते हैं भाई, क्यों नहीं चलाते। अब तुम नहीं फॉलो करते तो हम क्या करें। ठीक है, अब तुम्हें बुलवा बुलवा के तो फॉलो करवाने से रहे। सर जी आपकी एज 58 साल है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही पहचाना। ठीक है, ज्योतिषी का काम करना शुरू कर दिया है ना। हाँ, लेकिन बेटा ज्योतिषी में भी यदि ऐसे काम करोगे ना तो फिर जूत लगेंगे, है ना। कि आप 25 साल के लड़के को 58 का बताओगे तो जूत ही लगेंगे बेटा। तो ज्योतिषी विद्या में भी फिर तुम कामयाब नहीं हो, है ना। तुम ज्योतिषी विद्या में भी फिर कामयाब नहीं हो यार। तो बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि इक्वेटर डायमीटर जो है वो पोलर डायमीटर से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 42 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है ना, 42 किलोमीटर क्या है, ज्यादा है। याद रखोगे। हाँ,
तो इक्वेटर डायमीटर जो है वो पोलर डायमीटर से कितना ज्यादा है, 42 किलोमीटर। 12756 में से माइनस कर दोगे 12714, तो आएगा कितना, 42 किलोमीटर आएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। बताइएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करेंगे। बच्चों ये सूर्य है, और ये हमारी पृथ्वी है। ऐसे हमारी पृथ्वी चक्कर काटते काटते फिर यहां पर भी आ जाएगी। ठीक है ना? बच्चों आपसे कोई पूछ ले, यदि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी चक्कर काटते काटते यहां पर भी आएगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त, साल में चक्कर काटते काटते हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक चली जाती है। ठीक है ना? हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक चली जाती है। और मेरे दोस्त, ये चली जाती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। इससे कम मेरे दोस्त पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, पृथ्वी व सूर्य के बीच मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, न्यूनतम दूरी जो होगी बच्चों, वो कितनी होगी सर? 14.70 करोड़ किलोमीटर होगी। ठीक है, तो बच्चों इस घटना को हम बोल देते हैं, इस घटना को हम बोल देते हैं उपसौर। उपसौर। और बेटा उपसौर की जो घटना होती है ना, वो 3 जनवरी के दिन होती है। कब होती है? 3 जनवरी के दिन होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उपसौर की जो घटना होगी वो कब होगी बच्चों? 3 जनवरी के दिन होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही चक्कर काटते काटते जब साल में एक बार सबसे अधिक दूरी पे होगी हमारी पृथ्वी सूर्य से, ये दूरी होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी बच्चों। ये सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी। तो इस घटना को हम बोल देंगे अपसौर। अप का मतलब ज्यादा होता है, अप का मतलब ज्यादा होता है, और उप का मतलब क्या होता है? कम होता है। और बेटा अपसौर की घटना होती है हर साल 4 जुलाई के दिन। मतलब 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होगी। वो दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और बच्चों 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होगी, तो बेटा सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होगी वो होगी 150 × 10⁶ या हम इसे बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर।
लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है बच्चों, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पहुंचने में समय लगता है वो कितना लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के ऊपर बच्चों पहुंचता है 8 मिनट 16 दशमलव 6 सेकंड। 8 मिनट और 16 दशमलव 6 सेकंड में। ठीक है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के ऊपर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 दशमलव 6 सेकंड। गुरुजी सूर्य तारा है या ग्रह? बेटा ग्रह का प्रकाश नहीं होता है और तारे का प्रकाश होता है। तो सूर्य का खुद का प्रकाश है तो सूर्य को हम क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे, तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे, तारा बोलेंगे, ग्रह नहीं बोलेंगे। ठीक है तो बेटा आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल। और कल की क्लास में हम महाद्वीप और महासागर शुरू कर लेंगे। तो कल तो शायद आपकी कंप्लीट ना हो पाए, परसों आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि महाद्वीप साथ हैं और फिर महासागर भी हैं। उनकी मैं पीपीटी बनवा रहा हूं। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास में महाद्वीप और महासागर दोनों कंप्लीट हम कर लेंगे। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ज्योग्राफी का सिलेबस आपको कवर करना है। महाद्वीप और महासागर पढ़ाऊंगा। उसके बाद बच्चों अपनी 5 तारीख को जो है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर RWA जो मेन चैनल है मेरे दोस्त, उसके ऊपर अपनी ज्योग्राफी की एक मैराथन क्लास होगी, इंडियन ज्योग्राफी की। वहां मैं आपको रैंडमली क्वेश्चन ना कराकर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि हर टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होता चले। और ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी की बच्चों एक क्लास होगी अपनी कंप्लीट, और वन शॉट के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में पहले आए होंगे और आने की संभावना होगी, उन संभावित क्वेश्चनों को बच्चों इन दोनों की दोनों मैराथन क्लास में हम जम के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है और उसके बाद तुम लोगों को फिर शुभकामनाएं दे के बच्चों भेजेंगे पेपर के अंदर, और तुम बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। और डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग बहुत जबरदस्त आउटपुट पेपर के अंदर लेके आओगे। ठीक है चलेगा, थैंक यू।